बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं, ये तो इन्वायरमेंट के साथ सीधे रेस है और जीतता वही है जो इसको समझेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं दीपाली खरे और जो हमारा आज का चैप्टर है वो है चैप्टर थर्ड। इसी के नेम से रिलेटेड व्यावसायिक वातावरण, जिसको हम बिजनेस इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। तो हम समझेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो ये एक व्यावसायिक वातावरण है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हम एक बिजनेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी अवधारणा को समझेंगे या इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये होता क्या है। तो यही चीज है कि बिजनेस एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। तो चलिए इसका मीनिंग समझते हैं सबसे पहले हम। तो व्यावसायिक वातावरण, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको बिजनेस एनवायरनमेंट के नेम से। तो व्यावसायिक पर्यावरण शब्द से अभिप्राय सभी व्यक्ति, अब इसमें एक एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, तो पर्यावरण के अंदर कौन से तत्व या कौन सी चीजें सम्मिलित होंगी। तो उसमें सबसे पहले हम क्या आ रहे हैं, व्यक्ति, मतलब हमने पर्सन, क्योंकि पर्सन के द्वारा ही हम बिजनेस करेंगे। संस्थान, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जहां बहुत सारे व्यक्ति है वहां कोई ना कोई संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन होगा। एवं अन्य शक्तियों की समग्रता से, मतलब और अदर पावर्स जो इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए हैं, मतलब सबमिट हुए एक जगह पे, जो व्यवसायिक उद्यम से बाहर के हैं। ये जो अन्य शक्तियों की बात करें वो एक्सटर्नल पावर्स हैं, जो एक सीधे बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। ये सारी समग्रता है बाहर की शक्तियों की, जो एक बिजनेस वातावरण से बाहर है या अलग है, लेकिन इसके परिचालन को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अब जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, सरकारें बदल गई, नीतियां लागू हो गई, तो ये सीधा एक बिजनेस पर्यावरण जो है, हमारी व्यावसायिक पर्यावरण है, उसको इफेक्ट करते हैं। उसको है ये बाहरी फैक्टर्स, लेकिन एक प्रभाव डालने की क्षमता बराबरी से ये रखते हैं। तो व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन इन खतरों व अवसरों को पहचानने में प्रबंधकों की मदद करता है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास रिस्क हैं, फैक्टर्स हैं, या जो भी बाधाएं आ रही हैं, तो जो एक मैनेजर है उसको वो भली भांति जानता है। जैसे आज टैक्स कुछ निकला, बजट पास हुआ, टैक्स पॉलिसीज बदल गई, तो चीजों के दाम महंगे हो गए या कुछ के सस्ते हो गए, तो वो सीधा एक जो इफेक्ट है वो किस पे डालेगी, हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट पे डालेगी। तो हमने इन सबको क्या बोला कि सभी व्यक्ति, संस्थान और बाहरी शक्तियों से है, जो एक व्यवसाय पर सीधा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, और जिसका इन खतरों के बारे में एक प्रबंधक को पता होना चाहिए। तो ये हमारा बिजनेस पर्यावरण हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं क्या होंगी, कुछ ना कुछ इसमें स्पेशलिटीज होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले है ब्रह्मांड शक्तियों की समग्रता, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, हमने बोला कि कुछ बाहरी फैक्टर्स एक बिजनेस को प्रभावित करते, तो कौन कौन से, इसको हम क्या बोलेंगे कि जो आउटसाइड फैक्टर्स है, ब्राह्मण की जो शक्तियां हैं, ब्राह्मणिक, वो। तो व्यावसायिक इकाई एक बाहर की सभी कुल योग को व्यावसायिक पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, कुल योग को मतलब ऑल द फैक्टर्स विच अफेक्ट बिजनेस। ठीक है, या बिजनेस सीधे बिजनेस के एनवायरमेंट को या बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, वो सारी बाहरी शक्तियां कहलाएंगी। तथा इसकी प्रकृति सामूहिक होती है, सामूहिक है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके, क्योंकि सामूहिक क्यों है कि समूह में आ रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके एक बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं। चलते हैं हम सेकंड पे, विशिष्ट एवं साधारण शक्ति। अब यहाँ हमने एक्सटर्नल पावर्स की बात की, यहाँ पे हम देखते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो व्यावसायिक पर्यावरण में विशिष्ट एवं साधारण दोनों शक्तियां सम्मिलित होती हैं। अब इसमें क्या हमने विशिष्ट और स्पेशल, मतलब एक्सटर्नल और स्पेसिफिक, दोनों तरह के पावर्स इसमें हमने इंक्लूड कर लिए हैं। तो विशिष्ट शक्तियां क्या है, जैसे निवेशक। निवेशक कौन है, जो पैसा लगा रहा है किसी भी व्यवसाय पे, बिजनेस पे। ग्राहक कौन है, जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, उपभोग कर रहा है, इसलिए हम उसको उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है, फिर है प्रतियोगी, हमारा कॉम्पिटिटर, क्योंकि एक तरह के मार्केट में कई तरह के लोग एक तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्पिटिटर्स होंगे। एवं आपूर्ति करता, ठीक है, जो आपकी आपूर्तियों को पूरी कर रहा है। ठीक है, अलग अलग उद्यमों को उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप एवं तुरंत प्रभावित करते हैं। तो हमने इसमें अगर स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस की बात की, तो ये सारी पार्टीज इसके अंतर्गत आएंगी, जो सीधे सीधे दिन प्रतिदिन की जो हमारी डेली एक्टिविटीज है उसको ये सारे एक्सटर्नल पावर
इफेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इंटरनल और स्पेसिफिक जो दोनों चीजें इसमें सम्मिलित होंगी। इस प्रकार से किसी एक फर्म को अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रभावित कर सकती है। कोई भी बिजनेस फर्म है, छोटा है, मीडियम है, बिग साइज का है, तो ये सीधे तौर से उसको क्या कर रही है, अफेक्ट करने की क्षमता रख रही है। साधारण शक्तियां, अब यहाँ पे हमने विशिष्ट की बात की, अब इसमें साधारण शक्तियां जिसको हम जनरल बोलेंगे, वो कौन कौन सी होंगी, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी और तकनीकी स्थितियां। ठीक है, साधारण शक्तियां मतलब वो कि जैसे ये इसमें सामाजिक आ जाएंगी, क्योंकि ह्यूमन एक सोशल सामाजिक प्राणी है, तो उसमें कुछ उसके लाइफस्टाइल में चेंज हो रहा है, तो वो सामाजिक के तौर पे। राजनीतिक, सरकारें बदल रही हैं, कानूनी कुछ रूल्स रेगुलेशंस आए, और तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं, इसमें ये सारी चीजें सम्मिलित होंगी, सभी पर प्रभाव डालती हैं। व्यापार, उद्यमों और इस प्रकार एवं व्यक्तिगत फर्म को प्रभावित कर सकती हैं केवल अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली। ये जो पावर्स हैं वो एक बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। कौन सी हमने इसमें पढ़ी, स्पेसिफिक और जनरल। ठीक है, तो जनरल में ये सारे आ जाएंगे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी और तकनीकी। और अगर हम इसकी बात करें निवेशक की विशिष्ट शक्तियों, जिसमें निवेशक आ जाएगा, ग्राहक आ जाएगा, प्रतियोगी और आपूर्तिकर्ता। तो इन दोनों को मिला के ये दोनों जो पावर्स हैं वो एक बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं, तो ये उसकी कुछ विशेषताओं के तौर से है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, आंतरिक संबंध जिसको हम बोलते हैं इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये क्या है, व्यवसायिक वातावरण के विभिन्न तत्व अथवा भाग एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है, इंटर रिलेटेड, को रिलेटेड है, मतलब एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर से रिलेशन है, या इंटरनली लोकेटेड रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए उदाहरण के लिए, लोगों की जीवन अवधि में वृद्धि एवं स्वास्थ्य पर ध्यान देने से संबंध में बढ़ती जागरूकता के कारण स्वास्थ्य उत्पाद एवं सेवाएं जैसे डाइट कोक, चर्बी रहित खाद्य तेल एवं स्वास्थ्य स्थल की मांग में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे लोगों का लाइफस्टाइल बदल रहा है, तो वो उनका स्वास्थ्य के प्रति भी वो जागरूक होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं जीवन अवधि में वृद्धि, अगर लाइफ साइकिल बढ़ रहा है तो उनके लाइफस्टाइल या हेल्थ पे ये फोकस कर रहे हैं, उसके साथ वो जागरूक हो रहे हैं। तो उसमें क्या है, जो डेली प्रोडक्ट्स की चीजें हैं, मतलब वेट ना गेन करें, हम हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, तो डाइट कोक की ओर जाएंगे। ठीक है, जहां पे वो ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम ना करें, चर्बी रहित फूड मतलब ऑयल वगैरह जो है जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो सामाजिक रूप से भी और इंटर रिलेटेड होते हैं, कि लाइफस्टाइल से हेल्थ में भी, प्रोडक्ट में भी असर होगा। अगर वो लोग हेल्थ के प्रति जागरूक हैं तो वैसे प्रोडक्ट्स लेंगे, जैसे कि डाइट कोट, तो मार्केट में भी वैसे ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो उससे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। तो ये सारे इंटर रिलेटेड या को रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। फिर है चौथा है गतिशील, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक। तो व्यवसायिक पर्यावरण गतिशील होता है, मतलब चेंजेस रहता है, रिस्क रहते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ये तकनीकी सुधार के रूप में, उपभोक्ताओं की प्राथमिकता के रूप में, या फिर बाजार में नए प्रतियोगी के रूप में बदलता रहता है। क्या फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, उपभोक्ता की पसंद बदल गई, आज कुछ फैशन ट्रेंड में था, वो ओल्ड फैशन फिर से न्यू बन के आ गया, तो उससे क्या हुआ, कंज्यूमर का टेस्ट भी बदल गया, जो मार्केट में है उसके हिसाब से वो अडॉप्ट करेंगे। नए प्रतियोगी आ गए, हो सकता है एक जैसे प्रोडक्ट कई सारे लोग बेच रहे हैं, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, वो कुछ नई स्ट्रेटेजी लेके आए, तो उससे भी एक बिजनेस जो एनवायरनमेंट है उसमें प्रभाव पड़ता है। फिर है अनिश्चितता, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टीजेंट। तो व्यावसायिक पर्यावरण अधिकांश अनिश्चित होता है, मतलब अनिश्चित होता, अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है, क्योंकि भविष्य की घटनाओं का पूर्ण अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब फ्यूचर में क्या होगा, कौन सा इवेंट घट जाएगा, कुछ विपदा आ सकती है, या कई सारे फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं, तो हम भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते कि हमें हानि होगी या लाभ होगा, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए हम इसको अनसर्टेन बोलते हैं। विशेषता, जबकि पर्यावरण में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा, और तब अनसर्टेन है जब हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट कीप चेंजिंग, बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है या चेंजेस की ओर जा रहा है, तो ये अनसर्टेन है, अनिश्चितता है इसमें। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है जटिलता, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो पर्यावरण एक जटिल तथ्य है जिसको अलग अलग हिस्सों में समझना सरल है। ठीक है, जटिल तथ्य मतलब थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है इसमें, लेकिन हम इसको अलग अलग पार्ट्स में जान सकते हैं, लेकिन समग्र रूप से समझना कठिन है, ओवरऑल समझना इसको मुश्किल है, जबकि हम इसको पार्ट्स में, अगर इसको भागों में हम समझे तो वो आसान होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यह जानना कठिन है कि बाजार में किसी उत्पाद की मांग में परिवर्तन पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
तकनीकी और विधियक तत्वों पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा। अब अगर किसी एक कोई प्रोडक्ट है, पेट्रोल महंगा हो रहा, तो हम ये नहीं जान सकते कि उसका ओवरऑल लोगों पे पड़ेगा, इकोनॉमी के कैसे पड़ेगा, सरकार पे कैसे पड़ेगा, तकनीकी और विधिक तत्वों पे, मतलब हम ये अलग अलग भागों में जान सकते हैं, एक समग्रता से, एक इसको अगर हम सिमिलैरिटी से नहीं जान सकते। तो इसलिए इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बदलता रहता है, क्योंकि इन्वायरमेंट है तो रिस्क इसमें रहेगा, कई सारे चेंजेस रहेंगे, तो कॉम्प्लेक्स ये प्रोसेस होता है। फिर है सातवां, तुलनात्मकता, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिविटी। ठीक है, तो व्यवसायिक पर्यावरण एक तुलनात्मक अवधारणा, मतलब कंपैरेटिव है। हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो किसी से किसी चीज की तुलना कर रहे हैं, कंपैरेटिव कर रहे हैं। तो क्योंकि यह भिन्न भिन्न देशों में एवं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग होता है। ठीक है, अब हम कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी अगर इंडिया में अपना रहे हैं, तो वो फॉरेन में या दूसरी कंट्रीज में अलग तरह से वो मैनेजर अडॉप्ट कर रहा होगा। तो ये तुलनात्मक, एक देश की इकोनॉमी पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह की अर्थव्यवस्था अपना रहे हैं, और इसी से हम तुलना, जीडीपी वगैरह जो होता है, इसी से हम इसमें तुलनात्मक कर सकते हैं, तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। इसी प्रकार से साड़ियों की मांग भारत में काफी अधिक हो सकती है, जबकि फ्रांस में ये ना के बराबर है। क्यों? भारत में जो वेशभूषा है वुमेन की, वो साड़ी है, तो यहाँ पे मांग, क्योंकि कई कई अलग अलग देशों में इसकी मांग, क्योंकि उधर का जो ड्रेस सेंस है या मॉडर्न स्टाइल है वो अलग है। भारत में भारतीय वेशभूषा के रूप में हम साड़ी को जानते हैं, तो यहाँ कई सारे हिस्सों में, सूरत है, कई सारे हिस्सों में भारत की साड़ियों की मिल की फैक्ट्रियां हैं, वो उत्पादन करते हैं, जबकि इसकी फ्रांस में कम होगी, क्योंकि वहां वो उस प्रकार की वेशभूषा को अपनाते हैं। तो इसी तरह से ये रिलेट तुलनात्मक है कि हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं यहाँ के स्टाइल को दूसरे देशों के स्टाइल से। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब है व्यवसायिक पर्यावरण का महत्व, क्या इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा वो देख लेते हैं अब। तो अवसरों की पहचान करने एवं पहल करने से लाभ। ठीक है, हमें अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करना है और पहल करना है, मतलब खुद से ही पहल क्षमता होनी चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो अवसरों से अभिप्राय सकारात्मक ब्रह्म रुझान अथवा परिवर्तनों से है, जो किसी भी फर्म के परिचालन में सहायक होंगे। ठीक है, वो सारी ब्रह्मांड की शक्तियां, मतलब ब्रह्म शक्तियां, एक्सटर्नल फोर्सेस, और वो जितने भी परिवर्तन, चेंजेस तो एक बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उनसे इसके परिचालन में, मतलब एग्जीक्यूशन में, कोई भी बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो पहले हम उसमें चेंजेस, ये सारे फैक्टर्स एनालाइज करते हैं जो एक बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, उसी से हम आगे बढ़ते हैं, उसी से हम सॉल्यूशन लेके एक बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पर्यावरण व्यवसाय की सफलता में अनेक अवसर प्रदान करती है। ठीक है, तो पर एक इन्वायरमेंट है जो सफलता, अगर हम सक्सेस हो रहे हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो अपॉर्चुनिटीज को हमें फाइंड करना है। ठीक है, यदि अवसर के प्रारंभ से ही पहचान हो जाती है तो कोई भी व्यवसाय फर्म अपने प्रतियोगियों से पहले इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर हम पहले से अपॉर्चुनिटीज और रिस्क, अगर हम इसको एनालाइज करके रखते हैं कि ये अवसर अच्छा है, मतलब कोई चीज में कमी हो गई, प्रोडक्ट में कमी हो गई, सरकार की नीतियां बड़ी, बजट पास हुआ, तो हम इस अवसर को लाभ उठाते हुए वो ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर सकते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो और उस चीज का लाभ हो। तो रिस्क और जो अपॉर्चुनिटीज है, दोनों को हमको एनालाइज करते हुए चलना है। फिर है सेकंड, खतरों की पहचान एवं समय से पहले चेतावनी में सहायक। तो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। ठीक है, हमें पहले, जैसे हमने अपॉर्चुनिटीज का पता लगाया, वैसे ही रिस्क का, खतरों का भी हमें विश्लेषण करते चलना है। तो खतरों से अभिप्राय उन ब्रह्मांड पर्यावरण रुझान एवं परिवर्तनों से है जो फर्म के परिचालन में बाधक हो सकते हैं। अब यहाँ हमने फर्म के परिचालन में सहायक पढ़ा था, यहाँ हम जो वर्ड पढ़ रहे हैं वो बाधक पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो एग्जीक्यूशन में रोड़ा बन सकते हैं, रुकावट बन सकते हैं, तो वो सारी चीजों को, तत्वों को हमें पहचानना है। ठीक है, तो अवसरों के साथ साथ पर्यावरण अनेक खतरों का स्रोत होता है। मतलब ये सिर्फ अपॉर्चुनिटीज फाइंडर नहीं है, इसमें आप रिस्क फाइंडर भी बन सकते हो। रिस्क के भी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स या सोर्सेस इंक्लूड होते हैं। तो पर्यावरण के प्रति यदि प्रबंधक सचेत है तो वो समय रहते खतरों को पहचान सकते हैं, जो सिर्फ पूर्व चेतावनी है। क्योंकि अगर हम मैनेजर का काम है, ठीक है, डेली टास्क किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट के संभालना, तो अगर वो फैक्टर्स के साथ, मतलब अपॉर्चुनिटीज के साथ, अगर रिस्क को भी एनालाइज करके चलता, खतरों की पहचान कि अगर मैंने ये चीज एनालाइज, कंट्रोल नहीं की, कॉस्ट कंट्रोल नहीं की, तो इसमें क्या हो सकता है, ज्यादा वेस्टेज हो सकता है, मनी, लागत, समय, तीनों चीजें लग सकती हैं। तो इस तरह के अगर चेतावनी लेके प्रबंधक चलता है तो वो खतरों को भी पहचान सकता है। तो यहाँ हमने दोनों चीजें देखी, परिवर्तन
परिवर्तन या जो अवसर थे और यहाँ पे जो रिस्क था वो भी हमने उसकी भी पहचान की, खतरों की भी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है उपयोगी संस्थानों का दोहन, तो टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। तो अब यहाँ पे हम रिसोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पर्यावरण व्यवसाय संचालन के भिन्न संस्थानों का स्रोत है, ठीक है, कई सारे सोर्सेस से ये बना हुआ है। व्यवसायिक उद्यम किसी भी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हो, यह अपने पर्यावरण में वित्त, मशीन, कच्चा माल, बिजली एवं पानी। अब रिसोर्सेस किस प्रकार के हो सकते हैं, कोई भी बिजनेस कितनी भी प्रकार की एक्टिविटीज कर रहा हो उसके अंदर कुछ ना कुछ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस मतलब क्या हो सकते हैं, संस्थान हो सकते हैं। जैसे कच्चा माल हो गया, कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें कच्चा माल चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, ऑयल चाहिए, मशीनरी चाहिए, तो ये सब क्या है, रिसोर्सेज है उसके। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, वित्त जिसको हम फाइनेंस के रूप में देखते हैं। सेकेंड है मशीन, काम करने के लिए आप कैसे प्रोडक्शन कैसे करोगे, मशीनों को द्वारा, तो मशीन चाहिए। कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल, जिसका आप क्या फिनिश्ड फाइनल प्रोडक्ट में करोगे, फिनिश्ड प्रोडक्ट में उसको तब्दील करोगे, तो कच्चा माल चाहिए। बिजली चाहिए, ठीक है, विद्युत चाहिए, उसको बनाने के लिए, मशीन चलाने के लिए हमें बिजली चाहिए। पानी चाहिए, विभिन्न संस्थानों को जुटाते हैं जो उसके आघात है, ठीक है। तो पर्यावरण के अंग वित्त पोषक, सरकार एवं आपूर्तिकर्ता व्यावसायिक इकाई को बदलने में कुछ पानी की इच्छा से इन स्थानों को उपलब्ध कराने का निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो ये पर्यावरण के वित्त पोषक है, मतलब जो हमको पैसा दे रहा है, जहां से हमें पैसा मिल रहा है, इन्वेस्टर है, या सरकार हो गई, सरकार से भी कई बार हम इन्वेस्टमेंट या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस में। आपूर्तिकर्ता, ये सारे रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा बिजनेस सुचारू रूप से चल सके। और हम क्या समझते हैं कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ज्यादा से ज्यादा संस्थान का उपयोग करके हम कम से कम दाम पे अच्छी क्वालिटी का, गुणवत्ता का प्रोडक्ट बनाएं। तो ये हमें करने के लिए निर्णय लेते हैं या संस्थानों को उपलब्ध कराने का निर्णय रखते हैं। अब चौथा है तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना, ठीक है, कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस, क्योंकि कई सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस क्या है, तकनीकी चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये सब चीजों से भी हमें उबरना है। तो लगातार व्यावसायिक पर्यावरण के अध्ययन से होने वाले परिवर्तनों का पता चलता है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस फैक्टर्स में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो चेंज लेके आएंगे, उनका हमें पता होना चाहिए। तो हम इसका पता लगाते रहेंगे जिससे उसका सामना करने के लिए उपयुक्त प्रयासों को निश्चित किया जा सकता है। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं या टैक्स चेंजेस आ रहे हैं या कुछ लीगल रिफॉर्म्स बदल रहे हैं, उसके कारण एक बिजनेस पे असर पड़ रहा है, तो ये सारे चेंजेस का अगर हम पढ़ते रहेंगे, पता लगाते रहेंगे, तो ये हमारे बिजनेस में सहायक होंगे और इसका हम समय से समय पता लगा के इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर है फिफ्थ है नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायता, तो असिस्टेंट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, क्योंकि पर्यावरण व्यावसायिक उद्यम के लिए अवसर भी है, ठीक है। हमने इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखा, बिजनेस को अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखा, तथा खतरा भी है, मतलब रिस्क भी है और अपॉर्चुनिटी, दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। इसकी समझ एवं इसका विश्लेषण करना, निर्णय लेने, नीति संबंधी, मतलब आप जब पॉलिसी कोई बना रहे, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी बना रहे बिजनेस के लिए, अगर हमें रिस्क और अपॉर्चुनिटी के बारे में पता है तो हम आसानी से उसका विश्लेषण कर सकते हैं, मतलब स्पेशल एक्सपर्टाइज कर सकते हैं। के लिए भविष्य के मार्ग निर्धारण, मतलब ये प्लानिंग, क्योंकि सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है मैनेजर का वो प्लानिंग होता है। प्लानिंग में हम योजना बना रहे होते हैं आगे के कार्यों के लिए, लोगों के लिए, सारी योजनाएं हम नियोजन वाले स्टेप में बनाते हैं। तो अगर हम अपॉर्चुनिटीज रिस्क का विश्लेषण कर लेंगे तो प्लानिंग में ये हमें भविष्य की योजनाएं अथवा दिशा निर्देश का आधार बन सकता है, ठीक है, कि हम पॉलिसी बना सकते हैं कि हम नहीं, अगर हम इतने का टारगेट लेके चले तो हम इतना प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं, तो पॉलिसी हम उस अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए बाजार में नई फर्मों के प्रवेश, ठीक है, न्यू मार्केट में नए सारे फर्म्स आ रहे हैं, जिसका अर्थ हुआ अधिक प्रतियोगी के कारण उद्यम पुनः विचार करेगा कि इस स्थिति में कैसा निपटा जाए। अब अगर मोनोपोली नहीं है, एक से ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं मार्केट में, सेम प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग थे, जो पुराने प्रतियोगी थे या जो पुराने फर्म्स थे, वो सोचेंगे कि हम उसी प्रोडक्ट को नए तरीके से कैसे करें जिससे कस्टमर को हम अट्रैक्ट कर सके। तो हम ये नियोजन और नीति, उस हिसाब से हम पॉलिसीज बना के उसका दिशा निर्देश करेंगे या रेगुलेट करेंगे। सिक्स्थ है निष्पादन में सुधार, तो जिसको हम बोलते हैं बेटर परफॉर्मेंस हम अपनी बेटर इंप्रूव करेंगे। तो उद्यम जो अपने पर्यावरण पर
निरंतर निगरानी रखते हैं तथा उपयुक्त व्यवसायिक क्रियाएं करते हैं, वे न केवल वर्तमान निष्पादन में सुधार लाते हैं बल्कि बाजार में दीर्घ काल तक समय तक टिके रहते हैं। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक किसी भी बिजनेस में चलना है, टिकना है या चलना है, तो आपको परफॉर्मेंस ना तो सिर्फ हम अभी देखेंगे, प्रेजेंट की देखेंगे, बल्कि फ्यूचर की भी देखेंगे कि अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो हम सफलता बार बार हम अपने बिजनेस में सफल हो रहे हैं, और सफलता कहाँ तक लेके जाएगी, फ्यूचर तक लेके जाएगी। तो कोई भी बिजनेस को हम लॉन्ग टर्म तक मान के चलते हैं कि अगर हम उसके निष्पादन एग्जीक्यूशन में प्लानिंग सही अच्छे से कर रहे हैं, काम अच्छे से कर रहे हैं, निष्पादन अच्छे से कर रहे हैं, तो ये सफलता की रीढ़, पहली सीढ़ी, और ये लंबे समय तक एक बिजनेस को चलाएगी, ये भी हम मान के चलते हैं। तो हमें अपने परफॉर्मेंस पे बेटर जोर देना है, तो पर्यावरण पर निगरानी रखना है, मतलब एक नजर रखते हुए, और जितनी भी व्यावसायिक क्रियाएं करते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम फ्यूचर का सोच के करें। पास्ट में अगर हम सक्सेसफुल होंगे तो फ्यूचर में भी डेफिनेटली हम टिक पाएंगे, लॉन्ग टर्म तक वो बिजनेस चलेगा। तो ये हमारे बेटर परफॉर्मेंस के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आप जानते हैं कि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, पॉलिसीज का भी निर्धारण करना है। अच्छे कस्टमर के लिए अच्छी पॉलिसीज और रीति होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।